हेलो हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, आइए आज देख ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री। ट्वेल्थ क्लास में पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर वन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है आपका विलयन। तो यहाँ विलयन यानी कि सोल्यूशन सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो सोल्यूशन चैप्टर में पहले हम सोल्यूशन को पढ़ने से पहले यानी कि विलयन को पढ़ने से पहले उसके पहले की चीज़ों को देखेंगे। जैसे अगर आप कोई घर बनाने जाएं, क्या पहले आप दीवार बनाएंगे? पहले आप उसकी नींव डालेंगे। तो इसी तरीके से हम विलयन को समझने के लिए इसके पहले की चीज़ों को थोड़ा समझेंगे। तो हम पहले पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ 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 यानी कि मैटर। पदार्थ पदार्थ जैसा कि हम जानते हैं, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो स्थान घेरे तथा जिसमें अपना द्रव्यमान हो उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। तो इस पदार्थ की परिभाषा हम लिखेंगे कि जिसमें में द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती हो उसे उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। तो जैसा कि हमने इस परिभाषा से देखा, पदार्थ क्या है? पदार्थ हर वह चीज जिसमें क्या हो, अपना द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर, इसमें आप इसको जब उठाएंगे तो इसका कुछ अपना द्रव्यमान पता चलेगा। और ये देखिए आप कि ये यहाँ से यहाँ तक एक स्थान घेर रही है, इसका कुछ निश्चित आयतन है। तो जिसका भी द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द्रव्यमान और स्थान को घेरना। तो जो भी ये इन दोनों कामों को करे उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब हमने पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली, यानी कि पदार्थ के बारे में जान लिया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर एक होती है भौतिक अवस्था और दूसरी रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था का मतलब है कोई भी चीज जिसको जैसे हम देख रहे हैं, जो चीजें हमें देखने पर पता चलती है उनको भौतिक कहा जाता है। और रासायनिक का मतलब जिन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाओं से समझते हैं। तो पहला, भौतिक अवस्था के आधार पर लिखेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, के आधार पर, आधार पर पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं। ये देखिए, ये चीज आप लोग सब जानते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार हैं। जिसमें से पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए, ठोस, द्रव और गैस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कहाँ? जब आप विलयन को पढ़ने लगेंगे, विलयन के प्रकारों को पढ़ेंगे, तो उनमें जब आपको विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाएं, रासायनिक अवस्थाएं, ये सब को पढ़ना होगा, तो वहां पे आपको ये ठोस, द्रव और गैस में मिलेंगे। जैसे कभी विलेय ठोस में है, कभी विलायक ठोस में है, कभी विलयन किस रूप में, ठोस में बन रहा है या द्रव में बन रहा है, तो ये सब देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानना जरूरी है। तो ठोस में जैसे कि अगर हम कभी मतलब ऊपर ऊपर से एक स्ट्रक्चर देखें ठोस का, तो जैसा हम जानते हैं कोई भी पदार्थ क्या है, अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना है। तो जब ठोस के अणुओं परमाणु की व्यवस्था देखेंगे हम, तो ठोस में जो परमाणु हैं वो क्या होंगे? बहुत पास पास स्थित होंगे। इस तरीके से, इसके परमाणु एक दूसरे के बहुत ही पास पास उपस्थित होंगे। द्रव में जो है
परमाणु क्या होंगे, अपेक्षाकृत दूर होंगे। ये एक परमाणु यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ, इस तरीके से मान लिया जाता है कि द्रव के परमाणु क्या हैं, एक दूसरे से काफी दूर हैं। और जब बात यहाँ गैस की आती है तो गैस के परमाणु ठोस और द्रव दोनों से ज्यादा ही दूरी पर होते हैं। इस तरीके से आप जब देखेंगे कि ठोस के परमाणु यानी एक परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच में जो स्थान है वो क्या है, ठोस में अत्यंत कम है, द्रव में क्या है, यहाँ से देखिए इस जो दूरी है द्रव के बीच के परमाणुओं के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। और जब गैस की बात आती है तो देखिए गैस में परमाणुओं के मध्य की दूरी ठोस और द्रव दोनों से बहुत ही ज्यादा है। तो ये हो गए ठोस द्रव गैस के बीच में जो परमाणुओं के बीच की दूरी है उसके बारे में हमने देख लिया। तो इस दूरी को क्या कहते हैं, ठोस किन्हीं दो अणुओं के बीच की दूरी को कहते हैं अंतराण्विक दूरी। अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक दूरी। तो अंतराण्विक दूरी की जब हम बात करेंगे ठोस में, तो ठोस में अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक दूरी अत्यंत ही कम होती है, अत्यंत कम होती है, देखिए ठोस में अंतराण्विक दूरी बहुत ही कम होती है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। आगे आते हैं, जब यही अंतराण्विक दूरी के बारे में हम बात करेंगे द्रव में, तो द्रव में जो अंतराण्विक दूरी होती है वो क्या है, ठोस से अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक दूरी ठोस से अधिक होती है, ठोस से अधिक होती है, अधिक होती है। तो देखिए हमने ठोस और द्रव में दोनों में अंतराण्विक दूरी के बारे में देख लिया। ठोस में बहुत कम है और द्रव में क्या है, ठोस से अधिक है। लेकिन जब हम आते हैं कहाँ, गैस के केस में, तो गैस में आप यहाँ आराम से देख सकते हैं कि गैस का एक कण यहाँ है, दूसरा कण यहाँ है, तीसरा कण यहाँ है, यानी कि गैस के कणों के मध्य जो अंतराण्विक दूरी है वो क्या है, इन दोनों से सबसे अधिक है, दोनों में से सबसे ज्यादा है। तो यानी कि इसमें लिखेंगे कि गैस के कणों के मध्य, कणों के मध्य अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक दूरी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा का मतलब क्या है कि ठोस और द्रव तुलना हो रही है, तुलना तीन लोगों के बीच में है, तो दो लोग के से ज्यादा है तो उसको क्या बोल दिया, सबसे ज्यादा बोल दिया गया। तो यहाँ देखिए इनमें हम अंतराण्विक दूरी के बारे में देखेंगे, ठोस में सबसे कम है, द्रव में उससे ज्यादा है और गैस में सबसे ज्यादा है। अब ये बताइए कि ये आप इन दोनों कणों को देखिए, एक कण ये हो गया और दूसरा कण ये हो गया, एक कण ये है दूसरा कण ये है, इतना दिख रहा है। इसके बाद बताइए क्या ये दोनों कण एक दूसरे के पास क्यों उपस्थित हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि दो कण आसपास उपस्थित है, इसका मतलब इनके मध्य क्या लग रहा है, एक आकर्षण बल लग रहा है। ये देखिए आकर्षण बल लग रहा है, ऐसा बल जो कि इन दोनों कणों को क्या करे, आकर्षित करे। इसका मतलब, और इस बल को क्या बोलेंगे, अंतराण्विक आकर्षण बल। इस बल को बोलेंगे अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक अंतराण्विक आकर्षण बल। तो देखिए अंतराण्विक बल, क्या हम यहाँ देख के यही कहेंगे कि अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो ठोस के ही कणों के मध्य है, नहीं, ऐसा नहीं है। द्रव के कणों के मध्य भी अंतराण्विक आकर्षण बल लग रहा है और गैस के कणों के मध्य भी अंतराण्विक आकर्षण बल लग रहा है। लेकिन यहाँ अंतर क्या आता है, देखिए ठोस के जो कण है, एक कण ये है और दूसरा कण ये है, काफी पास पास उपस्थित है। इसका मतलब इनके कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। और वही जब अंतराण्विक बल आप द्रव में देखेंगे तो द्रव में क्या है, ठोस से कम है। और जब वही अंतराण्विक बल की बात हम गैस में करेंगे तो गैस में हमें पता चलता है कि अंतराण्विक बल ठोस और द्रव दोनों से बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसके परमाणु क्या है, दूर हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अंतराण्विक बल,
अंतराण्विक बल बहुत अधिक है, बहुत अधिक, बहुत अधिक का ये साइन बना लेते हैं। फिर अगली चीज, द्रव के कणों के मध्य अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल ठोस से कम, ठोस से कम, कम का मतलब ये केवल दो एरो से निकालेंगे, मतलब कि ये तीन एरो मतलब बहुत ज्यादा था, उससे कम दो एरो, दो एरो से दिखाएं, इसका मतलब इससे कम हुआ। अगली चीज आती है अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। इसको केवल एक एरो से दिखाएंगे, इसका मतलब कि इनके कणों के मध्य जो बल है वो लग तो रहा है, लेकिन क्या है, बहुत ही नगण्य है, यानी कि एकदम ना के बराबर है, यानी कि इसको जीरो से बस थोड़ा सा ज्यादा मानेंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलें। हाँ तो बच्चों, हमने अंतराण्विक बल एवं अंतराण्विक दूरी के बारे में देख लिया, ठोस और द्रव और गैस में। तो यहाँ ठोस द्रव गैस को हम इतना समझ चुके हैं। अब आते हैं हम कहाँ, ठोस द्रव गैस। जैसा कि हमने देखा, ये भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार हैं। अब हम आते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर क्या है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है ये समझेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर हो चुका है। चलिए, रासायनिक, रासायनिक गुणों के आधार पर, तो के आधार पर, आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। अब यहीं से हमें विलयन के बारे में भी पता चलेगा। तो देखिए, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है मिश्रण, पहला क्या है, मिश्रण, और दूसरा है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। तो देखिए, मिश्रण जो है, यानी कि पहले पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। अब यहाँ से जो मिश्रण है इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ये तो आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 9, 8, 9 सब हर जगह पढ़े होंगे कि जो मिश्रण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनस सोल्यूशन, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो देखिए, मिश्रण जो है इसको दो भागों में बांटा गया, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। आ जाते हैं हम शुद्ध पदार्थ की तरफ। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट, और दूसरा है यौगिक,
दूसरा है यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। तो देखिए बच्चों, आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यानी कि विलयन, तो विलयन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मिश्रण। मिश्रण में समांगी मिश्रण ज्यादा यूज होगा विलयन में। और जो ये तत्व यौगिक, इनको आपने क्लास 11th में इन्हीं के बारे में आपने पढ़ाई की है। तो चलिए हम अपना समय बर्बाद न करते हुए समांगी मिश्रण के बारे में और विषमांगी मिश्रण को समझते हैं। तो जो समांगी मिश्रण होता है, इसके नाम से आपको समझ में आता है ना, होमो। देखिए इंग्लिश वाला जो नाम है उसमें होमो और इंग्लिश वाले नाम में हेट्रो। तो इन दोनों वर्ड्स जो यानी शब्द हैं, इनके अर्थ को आप समझिए, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। समांगी, समांगी मतलब जिसके जो ऐसा विलयन जिसमें एक ही तरह का घटक हो, यानी कि विलेय विलायक या जो भी दो चीजें मिलाकर मिश्रण बनाई गई है, किन्हीं दो पदार्थों को मिलाकर, वो क्या हो, एकदम समान दिखें, तो उन्हें समांगी मिश्रण कहेंगे। और विषमांगी मिश्रण वही ऐसा मिश्रण जिसमें क्या करेंगे कि विलेय तथा विलायक यानी कि जो दोनों पदार्थ हैं उनको जब मिला के मिश्रण बनाया गया, तो वो क्या हो, पूरी तरह से मिश्रण एक समान ना हो, यानी कुछ उसमें अंतर दिखे। अब जैसे इसको समझना है आपको, तो ये देखिए, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर बताते हैं इसके आगे की बात। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये क्या था, पदार्थ का रासायनिक आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमें अब किस पे ध्यान देना है, मिश्रण पर, यानी कि मिश्रण में जो समांगी विषमांगी है, इन्हीं को हमें पढ़ना है। तो आइए आगे हम समझते हैं किसके बारे में, समांगी और विषमांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो पहले यहाँ पे दो कॉलम बनाते हैं। पहला हो गया समांगी मिश्रण, को लिखेंगे होमोजीनस मिक्सचर, जीनस मिक्सचर, मिक्सचर। और अगला विषमांगी मिश्रण, यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखिए बच्चों, होमोजीनस यानी कि समांगी मिश्रण, और दूसरा है हेट्रोजीनस यानी कि विषमांगी मिश्रण। तो इन दोनों मिश्रणों को अब हम इनका जो है एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन इनका जब किया जाता है तो पता चलता है कि इसमें समांगी मिश्रण में मिश्रण के मिश्रण के समांगी का मतलब समान, एक तरह से आप समांगी का मिश्रण समांगी का मतलब क्या समझेंगे, समान। मिश्रण के सभी घटक, सभी घटक एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, होते हैं। और इसी के कंपैरिजन में जब हम विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनस मिक्सचर को देखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे कि मिश्रण के सभी घटक एक समान नहीं होते हैं, यानी कि अलग अलग होंगे, एक समान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो देखा पहला जो अंतर था दोनों में, इनमें जो मिश्रण के घटक हैं, यानी जो पूरा मिश्रण है उसका जो संगठन है वो क्या है, एक समान है। और वहीं जब विषमांगी मिश्रण देखेंगे तो यहाँ मिश्रण का जो संगठन है यानी घटक है उसके वो अलग अलग दिखेंगे। ये हो गया पहला अंतर। और इसका जब एग्जाम्पल देखते हैं आप, यानी कि उदाहरण 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 देखेंगे, तो आपके जो कॉमन यानी डेली लाइफ में जो उदाहरण आपके पास हैं, जिनसे क्या करेंगे आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे, तो उसमें से एक उदाहरण दिया जाता है आपको कि चीनी, चीनी तथा पानी
का मिश्रण, चीनी तथा पानी का मिश्रण, जैसा कि जहां तक होगा सभी लोग देखे ही होंगे इसको, चीनी तथा पानी के मिश्रण को। तो चीनी तथा पानी के मिश्रण में आप जब देखते हैं तो मान लीजिए ये एक आपका पात्र है जिसमें आपने ये मिश्रण बनाया है। तो इस मिश्रण में आप जब देखेंगे मिश्रण बनने के बाद क्या होगा, इस तरीके से देखिए, मिश्रण जब आप बना लेंगे पूरी अच्छे तरीके से, चीनी को पानी में आप घोल लेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, इसी तरीके का मिश्रण दिखेगा। क्या आप उसमें चीनी को और पानी को अलग अलग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो उसमें चीनी है वो पूरी तरह से पानी में घुल चुकी है और पूरे विलयन यानी कि पूरे मिश्रण का जो संगठन है, उसका कंपोनेंट है, वो एक तरह का हो गया है। उसको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो यही एक एग्जाम्पल है किसका, समांगी मिश्रण का। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप लेते हैं नमक और जल का मिश्रण, यानी कि नमक को किसमें डाल दें, जल में डाल दें, तब भी आपको क्या दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। नमक क्या होगी, पूरी तरह से जल में घुल जाएगी। और आपसे अगर कोई कहे कि मान लीजिए ये ग्लास है, इसमें बताइए कि नमक कहाँ है जल कहाँ है, तो आप ऐसे तो देख नहीं पाएंगे कि यहाँ पे नमक है यहाँ पे जल है, नहीं दिखेगा ना, सब एक समान दिखेगा। क्योंकि जो चीनी और नमक है दोनों जल में पूरी तरह से घुल चुका है, इसीलिए ये मिश्रण का एक सभी घटक क्या हो गए हैं, एक समान हो गए हैं। तो ये हो गया आपका समांगी मिश्रण। अगला आता है विषमांगी मिश्रण, यानी कि सभी घटक एक समान नहीं है। तो हमें इसका उदाहरण जानना है विषमांगी मिश्रण का। तो आइए देखते हैं विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। उदाहरण, इसका जो उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा, वो आप इसको भी हम क्या करते हैं, आपकी डेली लाइफ से लेते हैं, यानी सामान्य जीवन से। तो इसमें जब आप देखते होंगे कि कभी जल में आप रेत यानी कि बालू के कणों को डालिए तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा कि ये मान लीजिए आपका पात्र है, पात्र में ये आपने जल ले लिया, ये आपके पात्र में जल हो गया। अब हम इसमें क्या डालेंगे, रेत डालेंगे। तो रेत भी डाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए चलिए लाल रंग का रेत डालते हैं, ये देखिए रेत के कण, ये आपके रेत के कण आ गए, ये देखिए रेत के कण। तो बताइए इस जो ये मिश्रण आपका बना, तो आप इस मिश्रण में पानी और रेत के कणों को अलग अलग देख सकते हैं या नहीं, देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, पानी आपका अलग दिखेगा और रेत के कण क्या होंगे, अलग दिखेंगे। तो इसका मतलब ये जो विलयन है इसके सभी घटक यानी इसका जो सारा संगठन है, क्या वो एक समान है, नहीं है। इसमें पानी अपने अलग रूप में उपस्थित है और ये जो आपके रेत के कण है ये अलग रूप में उपस्थित है। इसका मतलब ये विलयन यानी ये मिश्रण जो है क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो यहाँ से हमें समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पता चल गया। तो आप इतना नोट कर लीजिए समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच के अंतर को। उसके बाद हम आगे विलयन की तरफ चलते हैं, नोट करिए जल्दी से। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बीच के अंतर को। तो अब हम अपने मेन टॉपिक यानी कि जो हमारा चैप्टर है, जो हमें अब पढ़ना है, विलयन, तो विलयन के बारे में आते हैं। तो पहले देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं ना। जैसे कि विलयन क्या है, विलयन किसे कहते हैं, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे विलयन। विलयन, तो विलयन और इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, जब आप विलयन शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में एक मिश्रण का ही ख्याल आता है ना, कि कोई मिश्रण होगा यानी किसी चीज को किसी चीज में मिलाई गई होगी। जैसे चीनी को पानी में मिलाया गया हो, या NaCl जल, या किसी भी चीज का ऐसे ही मतलब किन्हीं दो चीजों को मिलाकर क्या बनाया गया, एक मिश्रण बनाया गया हो। तो इसी तरीके से इसकी परिभाषा जब हम देखेंगे तो उसमें भी हमें मिश्रण मिलेगा। तो जो विलयन की परिभाषा होती है वो क्या होती है, कि दो या दो
या दो से अधिक अधिक पदार्थों के पदार्थों के के समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन विलयन ये देखिए आपके सामने ये विलयन की परिभाषा है। विलयन यानी कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों, यानी कि या शुद्ध पदार्थ कहिए या पदार्थ कहिए, दोनों सही है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। तो देखिए जो हम पीछे जाकर इसके आधार के बारे में पढ़ रहे थे कि पदार्थ क्या है, उसमें विलयन क्या है, मिश्रण क्या है, तो उसका यही देखिए आपको फायदा मिला ना कि देखिए यहाँ मिश्रण वाली बात आ गई। अगर हम डायरेक्ट यहाँ आ जाते तो आपको मिश्रण के बारे में नहीं पता चलता। ठीक, तो इसीलिए मिश्रण आपको पढ़ाया गया। तो आप यहाँ से जो परिभाषा निकली है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये परिभाषा एकदम याद होनी चाहिए। और इसके बाद विलयन हो गया और उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में वही पुराना उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि NaCl H2O का विलयन ये पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण ले लीजिए, चीनी तथा पानी का विलयन। तो आप लोग पहले विलयन की परिभाषा और विलयन के जो उदाहरण हैं उनको आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसको जहां तक है नोट कर लिया होगा, विलयन के प्रकार को, विलयन के प्रकार मतलब विलयन की परिभाषा को। अब हम आगे चलते हैं क्या, विलयन के प्रकार के बारे में, विलयन के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है उनको समझना होगा हमें। चलिए, विलयन के घटक, विलयन के घटक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो हेडिंग है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन के घटक, इस हेडिंग से आपको क्या समझ में आ रहा? तो बच्चों हम विलयन के घटक को देखने जा रहे हैं। तो विलयन में मुख्यतः दो घटक होते हैं जिसे विलेय तथा विलायक कहते हैं। तो जो विलेय और विलायक यानी कि विलयन के घटकों के बारे में हमें पढ़ना है, तो इसको डिटेल से हम आपके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।